Bismillahirrahmanirrahim. So now we have to discuss clinical topic, that is seizure in epilepsy. This is basically clinical application of EEG. जो हमने EEG पढ़ा, EEG का मतलब ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को चेक करना, ग्राफ की फॉर्म में प्रेजेंट करना। अब वो क्यों इम्पॉर्टेंट है? ताकि हमें कुछ डिजीज़ भी उससे पता चले, जिसमें इम्पॉर्टेंट डिजीज़ एपिलेप्सी, जो कि तकरीबन 1% पॉपुलेशन को अफेक्ट करती। इसको मिर्गी कहते हैं या एपिलेप्सी का झटकन जी बीमारी, जिसमें झटका लगन था। ऐसी बीमारी जिसमें पेशेंट को झटके लगते हैं, ठीक, बच्चों में भी हो सकती है, बड़ों में भी हो सकती। उन झटकों को हम कहते हैं सीजर्स। एंड रिकरेंट टेंडेंसी ऑफ सीजर इज ए डिजीज कॉल्ड एपिलेप्सी। ठीक, कैसे होती, क्यों होती, आते हैं उसमें। What are seizures? Seizure basically is sudden attack of uncontrolled involuntary muscle contraction। अब वो जो कॉन्ट्रैक्शन बंदा झटके लग रहे हैं जिसको, वो उसके कंट्रोल में नहीं, कंट्रोल में होते तो उसको रोक लेता, वो रोक नहीं सकता, इनवॉलेंट्री होते हैं। क्यों होते हैं? अनकंट्रोल एक्सेसिव न्यूरोनल एक्टिविटी, ब्रेन से एक्सेसिव सिग्नल एक्टिविटी ब्रेन की एक्टिव हो जाते हैं, ख़ास एरिया, वो एरिया जिस मस्कुलर मूवमेंट को कंट्रोल करेगा वो मूवमेंट हो जाएगी और इससे हमें सीजर हो जाएगी। Epilepsy क्या है? Epilepsy is a disease of recurrent seizures that can also vary from brief and nearly undetectable symptom to period of vigorous shaking and convulsion। अभी डिपेंड करता है कितनी जो है वो एक्टिविटी है, ज़्यादा वो रिकरेंट टेंडेंसी होती है सीजर, उस बीमारी को हम एपिलेप्सी कहते हैं। अब ये कम भी किसी को सिम्टम हो सकते हैं, ज़्यादा भी सिम्टम हो सकते हैं। एपिलेप्सी इज एस्टिमेटेड टू बी अफेक्टेड, जैसे बताया, 1% पॉपुलेशन। अब ये क्या होता है, जैसे ऊपर देखें आप, आवर ब्रेन ओरिजिनेट एंड गिव राइज टू वेव एज वी डिस्कस इन नॉर्मल ईईजी, अल्फा बीटा थीटा डेल्टा वेव्स। ठीक, दिस इज नॉर्मल। नाउ व्हाट विल हैपन इन एपिलेप्सी? दिस टाइप ऑफ एब्रप्ट न्यूरोनल एक्टिविटी excessive more than normal, seeing that waves, so these wave will cause the generation of the seizures। ठीक, epilepsy is not a single disease, it is a clinical symptom are heterogeneous and reflect multiple underlying pathophysiological mechanisms that cause cerebral dysfunction and injury such as। अब ये क्यों होता है? ठीक है, क्यों होता है, रीजन क्या है एपिलेप्सी का? एक तो जेनेटिक टेंडेंसी होती है, फैमिलीज में ये रन करती है, क्लियर। वन इंपॉर्टेंट काज इज जेनेटिक टेंडेंसी टुवर्ड्स रिकरेंट सीजर। नेक्स्ट कुछ अदर काजेज होते हैं, जैसे ट्रामा, किसी को हेड इंजरी हुई, कुछ अरसे के बाद उनको हुआ, स्ट्रोक हुआ, फालिज के बाद चांस बढ़ता है, किसी को ब्रेन का ट्यूमर है, किसी को मेनिंजाइटिस ब्रेन का इन्फेक्शन हुआ और ब्रेन की डिजेनरेशन है, उन लोगों में देयर इज चांस दैट दे मे बिकम epileptic। Hereditary factors also are important, although specific cause cannot be identified in many patients, and several factors may coexist, reflecting an acquired brain pathology and genetic predisposition। ठीक है जी। बेसिक मैकेनिज्म क्या है सीजर का? एट ए बेसिक लेवल एन एपिलेप्टिक सीजर इज caused by disruption of normal balance between inhibitory and excitatory currents or transmission in one or more region of brain। अब क्या होता है, नॉर्मली ब्रेन के अंदर एक्साइटेशन और इनहिबिशन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर हैं, दोनों न्यूरॉन हैं, लेकिन इनका बैलेंस रहता है। ठीक, अब जिस भी वजह से इफ द एक्साइटेबिलिटी इज इंक्रीज, इनहिबिशन इज डिक्रीज, तो एक्सेसिव ब्रेन के अंदर टेंडेंसी हो जाएगी कि एक्साइटेशन की। ड्रग आर पैथोलॉजिकल फैक्टर दैट इंक्रीज न्यूरॉनल एक्साइटेशन आर इम्पेयर्ड इनहिबिशन tend to be epileptogenic, predispose a person to epilepsy, तो उन बंदों में epilepsy का चांस बढ़ जाएगा। In cases in which a person has brain injury due to trauma, stroke, infection, there may be a delay of several months or year after injury before seizure begin। ये इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको एक इसकी एग्जांपल देता हूँ। एक पर्सन मेरे पास आया, उसने अपनी जो हिस्ट्री बताया कि मुझे एपिलेप्सी कैसे डायग्नोज हुई। उसने कहा कि मुझे तकरीबन 2-3 साल पहले हम गिरे थे, गिरने के बाद सर पे चोट आई, बिल्कुल अब मैं ठीक था। उसके बाद क्या हुआ, 2 साल के बाद मैं किसी शॉपिंग सेंटर में शॉपिंग कर रहा था, तो अचानक से मैं गिरा।
गिर के बेहोश हो गया, मुझे पता ही नहीं चला। मुझे जो है लोग उठा के जो साथ थे घर वाले लेके गए हॉस्पिटल 15-20 मिनट के बाद मुझे होश आया, मैं ठीक हुआ, उसके बाद अब भी ठीक हूँ। लेकिन डॉक्टर ने जब सारे टेस्ट करवाए, हर चीज़ ओके थी, तो उन्होंने फिर ईजी ज़रूर करवाई। उन्होंने कहा कि आपको तो एपिलेप्सी हो गई, और एपिलेप्सी की ड्रग्स दी थी उनको। तो मकसद हेड इंजरी के बाद कई महीनों कई सालों के बाद भी एपिलेप्सी प्रेजेंट हो सकती है, और नहीं भी हो सकती। लाजमी नहीं कि हर हेड इंजरी वाले को एपिलेप्सी हो जाए। अब जो लोगों को सीजर होते हैं, झटके लगते हैं, वो किस किस्म के होते हैं, उनकी बुनियाद पे एपिलेप्सी इज क्लासिफाइड इनटू सम टाइप्स लाइक फोकल पार्शियल एपिलेप्टिक सीजर। तो इस सीजर की टाइप है, मतलब एपिलेप्सी जिनमें उनमें इस किस्म के सीजर हो सकते हैं, या तो फोकल सीजर होंगे। क्लियर? फोकल का क्या मतलब, देखें डायग्राम में, देखें ब्रेन का एक पॉइंट है, खास पॉइंट है, वहां से एक खास रीजन में इंपल्स जाएगा, तो किसी खास एरिया की कंट्रैक्शन होगी, जिसको हम कहेंगे फोकल सीजर। Focal epileptic seizure begin in a small localized region of the cerebral cortex or deeper structure of the cerebrum and brainstem, and have clinical manifestation that reflect the function of the affected brain area। ठीक है, तो एक जिस एरिया को अफेक्ट सप्लाई करेंगे वो एरिया अफेक्ट हो जाएगा। अब फोकल की टाइप क्या है, एक इस आगे क्लासिफिकेशन है, फोकल मजीद क्लासीफाई है दो किस्मों। एक है सिंपल पार्शियल सीजर व्हेन देयर इज नो मेजर चेंजेस कॉन्शियसनेस। ये ऐसा सीजर है जिसमें बंदा बेहोश नहीं होता। सिंपल पार्शियल सीजर में बी प्रीसीडेड बाय एन ओरा। अब ओरा को समझ लें, ओरा का मतलब वो अलामतें जो पेशेंट को हर बार सीजर से कुछ देर पहले होती हैं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमें जब ये अटैक आना होता है आधा घंटा पहले हमें पता चल जाता है। कैसे पता चल जाता है? वो कहते हैं हमें या तो चक्कर आते हैं, या न्यूजिया होती, किसी को वोमिटिंग होती, किसी को अजीब किस्म की स्मेल महसूस होती है, तो इनको कहते हैं ऑरा सिम्पटम। उसके बाद उनको जो है विद सेंसेशन सच एज फियर फॉलो बाय मोटर साइन, उसके बाद खास उस टाइम के बाद उनको क्या है, रिदमिक जर्किंग और टोनिक स्टिफनिंग मूवमेंट ऑफ ए बॉडी पार्ट, हाथ की हो सकती, पाँव की हो सकती। ठीक है, ए फोकल एपिलेप्टिक अटैक में रिमेन कन्फाइंड टू ए सिंगल एरिया ऑफ द ब्रेन, ऑफन टेम्पोरल लोब। ये कह रहे हैं कि अक्सर ऐसे होता है कि टेम्पोरल लोब के अंदर ये वाला पैटर्न आता है। कॉम्प्लेक्स पार्शियल सीजर क्या है, ये भी फोकल एरिया ब्रेन का इन्वॉल्व होगा, लेकिन उसके बाद बंदा जिसमें ये हो रहा है उसको थोड़ी देर के लिए बेहोश हो जाएगा, उसको होश नहीं रहेगा। ठीक, may also begin with an aura followed by impaired consciousness and strange repetitive movement such as chewing or lip smacking. After recovery from the seizure, the person may have no memory of attack except for the aura। ये कह रहा है कि बंदे को क्या है, जब वो ठीक हो जाएगा उसको याद नहीं रहेगा कि उसको कैसे झटके लगे, क्यों हुए। ठीक है, वो बात याद नहीं रहेगी। कॉमन काजेस क्या है इसके, ब्रेन के अंदर कुछ स्कार टिश्यू आ गया। ठीक, ब्रेन के अंदर ट्यूमर आ गया, ए ट्यूमर ए डिस्ट्रॉयड एरिया ऑफ ब्रेन टिश्यू, कोई जगह पे डिस्ट्रक्शन हुई थी फालिज के बाद वो जगह। कंजेनाइटल डीरेंज लोकल सर्किटरी, इसका मतलब है कंजेनाइटली किसी के ब्रेन में ऐसे न्यूरोनल सिग्नल के सर्किट हैं जिनकी वजह से वो बंदे के अंदर ब्रेन में इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी ज़्यादा है, जिसके बाद उनको सीजर हो रहे हैं, तो हम कह रहे हैं ये एपिलेप्सी है, ये पार्शियल एपिलेप्सी। ठीक, focal seizure can spread locally from a focus or more remotely to the contralateral cortex and subcortical area of the brain through projection to the thalamus, which has widespread connection to both hemispheres। कभी कभी फोकल सीजर जो है वो कन्वर्ट हो जाता है जर्नलाइज में, आगे आएंगे वो, इसमें आप समझ जाओगे। एक तो था फोकल सीजर एक खास एरिया, एक है जर्नलाइज सीजर, पूरे ब्रेन के अंदर इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी फैल जाए तो क्या होगा। जनरलाइज epileptic seizures are characterized by diffuse, excessive and uncontrolled neuronal discharges that at the outset spread rapidly and simultaneously to both cerebral hemispheres through interconnection between thalamus and cortex। जनरलाइज सीजर मतलब एक खास पॉइंट से स्टिमुलस जनरेट हुआ ब्रेन में, पूरे दोनों हेमिस्फीयर में फैल गया, इस तरह करके इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी पूरे ब्रेन में हो जाएगी, जिससे क्या होगा, बंदे के अंदर जो सीजर आएंगे उस पैटर्न को कम कहेंगे तो जर्नलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर। ये क्या होता है, आते हैं इस पे।
जनरलाइज टोनिक क्लोनिक सीजर प्रीवियसली कॉल्ड ग्रैंड माल सीजर, इनको कहते थे पहले, कैरेक्टराइज्ड बाय एन एब्रप्ट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, बंदा यकदम बेहोश हो जाएगा, एंड एक्सट्रीम न्यूरल डिस्चार्जेस इन ऑल एरियाज ऑफ ब्रेन, द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, द डीपर पार्ट ऑफ सेरिब्रम एंड इवन द ब्रेन स्टेम। जनरली इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय टोनिक और क्लोनिक स्टेज। ये क्लासिकल एपिलेप्सी होती है, इसमें बंदे को पहले टोनिक स्टेज आता है, फिर क्लोनिक स्टेज होता है। क्या होता है उसमें? इन टोनिक स्टेज सीजर इज कैरेक्टराइज्ड बाय टोनिक कंट्रैक्शन ऑफ मसल लीडिंग टू, यकदम से झटके लगेंगे हाथ में, हाथ झटके मार मार के कंट्रैक्शन हो जाएगी। स्पाज्म का स्टिफनिंग ऑफ फेशियल फीचर, जिस्म अकड़ जाएगा, फ्लेक्शन, आर्म फ्लेक्स हो जाएंगे, लिम्स एक्सटेंड हो जाएगी, बंदा ऐसे नजर आएगा जैसे कड़क बिल्कुल सख्त उसका जिस्म हो गया। Often the person bite or swallow, अब इसमें यकदम से जब झटका लगेगा फेस के मसल को भी लगेगा, हमारा जा मसल भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे, तो चांस है कि बंदा क्या कर लेगा, अपनी जबान को भी काट सकता है। और डिफ़िकल्टी इन ब्रीदिंग इस तरह हो सकती है, अगर ज़बान एयरवे को ब्लॉक कर दे तो बंदे को डिफ़िकल्टी भी हो सकती है, उसको साइनोसिस भी हो सकती है। आल्सो सिग्नल्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द ब्रेन टू द विसरा फ्रीक्वेंटली काज यूरिनेशन एंड डिफेकेशन। इस दौरान अक्सर जो है इवन ऑफ द एडल्ट उनको यूरिनेशन हो जाती क्लासिकल एपिलेप्सी में, इस स्टेज में। इसके बाद क्या है? क्लोनिक कन्वर्जन डेवलप आफ्टर टोनिक स्टेज। दिस स्टेज इज कैरेक्टराइज्ड बाय वायलेंट जर्की मूवमेंट, जिसम पहले अकड़ेगा, उसके बाद झटके लगेंगे हाथ को, फेस को, ड्यू टू अल्टरनेट सीवियर कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन। अब क्लोनिक स्टेज के बाद बंदा थोड़ी देर के लिए रिलैक्स रहेगा, फिर वापस कॉन्शियसनेस रीगेन करेगा, ठीक हो जाएगा, और ये पूरा फेज 5 to 10 मिनट तक चल सकता है। Electroencephalogram shows fast wave with a frequency of 15 to 30 seconds during tonic stage. Slow and large wave appear during clonic stage. तो epilepsy EEG का पैटर्न अजीब सा होगा जैसे पहले स्लाइड में था। प्रिसिपिटेटिंग फैक्टर, इस बंदे को अटैक किन फैक्टर से जल्दी हो सकता है? अब जो इपिलेप्टिक पेशेंट होगा, दैट पर्सन को अगर स्ट्रॉन्ग इमोशनल स्टिमुला है, कोई यकदम से कोई अच्छी बुरी खबर सुन ले, उससे उसके ब्रेन में जो एक्टिविटी आए वो उसको प्रोन कर सकती है फॉर एपिलेप्सी। अल्कलोसिस अगर हो गई उससे हो सकता है। बाज ड्रग जो न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी को अल्टर करें उनसे हो सकता है। फीवर कॉमन काज है बच्चों के अंदर एपिलेप्सी का। लाउड नॉइसेज आर फ्लैशिंग लाइट अगर उसकी आंखों में पड़े, तेज आवाज सुने, इससे भी उनके ब्रेन में ये चीजें डेवलप हो सकती। Even in people who are not genetically predisposed, certain type of traumatic lesion in almost any part of the brain can cause excess excitability of local brain area. तो इन लोगों को ये चीजें हो सकती हैं। ठीक, ये तो थे जनरलाइज सीजर। एक अलग टाइप है सीजर की जिसका नाम है एब्सेंस सीजर। ये क्या होता है? एक बंदा बैठा है, किताब पढ़ रहा है, आपके साथ बैठा है, बात कर रहा है, एकदम से 3 से 30 सेकंड के लिए या 5 से 10 सेकंड के लिए अकॉर्डिंग टू पर्सन, ये जो है उसकी कॉन्शियसनेस या तो खत्म हो जाती है या कम हो जाती है। बिल्कुल बेहोश नहीं होता, जिस पोजीशन में होता है उसी में जो वो काम कर रहा है उस काम से रुक जाता है। ठीक, अब जैसे ब्लिंकिंग ऑफ आई है, आपको देख रहा है, एकदम देख रहा है, उसको पता ही नहीं चलेगा 30 सेकंड तक, और फिर क्या होगा? दिस फेज इज फॉलोड बाय रैपिड रिटर्न ऑफ कॉन्शियसनेस, और जो है उसकी कॉन्शियसनेस वापस हो जाएगी और जो काम कर रहा है उसमें लग जाएगा। तो ये बड़ी मुश्किल से डायग्नोज होता है, इसको कहते हैं एब्सेंस सीजर। थोड़ी देर के लिए एब्सेंस हो जाती है उसकी एक्टिविटी भी जो वो कर रहा है। पेटिट माल सीजर इसका दूसरा नाम है। तो इसकी डेप्थ में आपने नहीं जाना है क्योंकि ये आगे आप फाइनल ईयर का है, लेकिन जस्ट ओरिएंटेशन हम दे रहे हैं आपको इसकी। तो अगर कोई किसी से पूछ लिया जाए क्योंकि बुक्स ने दिया है तो आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। अब हम ट्रीट कैसे करेंगे? देखें, ट्रीटमेंट विल बी ऑन द काज कि क्यों हो रही है, ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी बढ़ गई। अब हम ऐसी ड्रग्स देंगे जो ब्रेन की इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को कम कर देगी, तो उससे क्या होगा? हमारी जो है ब्रेन में सीजर की डेवलपमेंट कम होगी या नहीं होगी, तो पर्सन ट्रीट हो जाएगा। कैसे होगा? अभी मैकेनिज्म है, मोस्ट ऑफ दी जो अवेलेबल ड्रग है उनका मैकेनिज्म क्या है? नंबर 1, या तो ब्लॉक करते हैं वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को,
जैसे एक ड्रग है कार्बामेजिपिन, फेनोटान, ये याद नहीं करने आपने, जस्ट आपको आइडिया हो कि अगर वोल्टेज गेटेड सोडियम चैनल को हम क्लोज कर दें, एक्शन पोटेंशियल ब्रेन में जनरेट नहीं होगा, व्हेन एक्शन पोटेंशियल विल नॉट बी जनरेटेड, तो क्या होगा, एपिलेप्सी नहीं होगी। कैल्शियम करंट, कैल्शियम भी इंपॉर्टेंट है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी में। अगर कैल्शियम ब्लॉक होने से भी जो है वो ये फर्क पड़ सकता है लेकिन इस चीज़ों में, एक्साइटेबिलिटी ऑफ ब्रेन में। या हम इनहिबिटरी ट्रांसमीटर गाबा की एक्टिविटी को बढ़ा दें, उससे भी ये क्या है, एपिलेप्सी कंट्रोल हो सकती है। या इनिबिशन ऑफ रिसेप्टर फॉर ग्लूटामेट, जो एक्साइटेटरी रिसेप्टर है ग्लूटामेट, उसको आप इनहिबिट कर लें तो एक्साइटेशन कम हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, इनहिबिशन बढ़ जाएगी। मल्टीपल मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होंगे किस ड्रग के, जैसे ये कुछ मल्टीपल मैकेनिज्म है, सोडियम और गाबा दोनों पे एक्ट करते हैं। तो जर्नल थीम है कि वी विल गिव दैट टाइप ऑफ ड्रग विच विल डिक्रीज न्यूरोनल एक्साइटेबिलिटी, सो the epileptic seizures can be prevented by giving these drugs. Clear that? So thank you so much for today's lecture.